ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बता दें कि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट अब जारी हो गई। मनोहर लाल खट्टर का उस लिस्ट में नाम है। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल खट्टर। करनाल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अब करनाल से लोकसभा का चुनाव बीजेपी मनोहर लाल खट्टर को लड़ाएगी। पूरी रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरीके से स्पष्ट है। धीरे धीरे जो प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले लोकसभा के चुनाव को साधना और करनाल से मनोहर लाल का नाम सामने आया है। दूसरी लिस्ट में करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल खट्टर। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में करनाल से लोकसभा का चुनाव मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोहर लगाई है शीर्ष नेतृत्व ने। और दूसरी सूची में दूसरी लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि अब करनाल से लोकसभा चुनाव मनोहर लाल खट्टर को लड़ाया जाएगा। हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। सुजीत जी, तस्वीर सुगबुगाहट जो प्रदेश में चल रही थी और अब उस पर मोहर लग गई है। दूसरी लिस्ट में मनोहर लाल का नाम और एक कयास भी लगाए जा रहे थे कि करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है पार्टी के द्वारा। अब उस पर मोहर लग गई है। लोकसभा सीटें हैं उसमें से 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं और 6 में से अगर आप देखेंगे कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है और सिरसा से अशोक तंवर जो हाल ही में अभी बीजेपी में शामिल हुए उनको टिकट दिया गया है। अंबाला से बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है और इसी तरह से आप देखेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह को जो मौजूदा सांसद हैं वहां से टिकट दिया गया है और गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया। तो अब कह सकते हैं कि एक सीट जो अंबाला की है वो बंतो कटारिया जो वहां से पर खाली हुई थी सीट जो है उसकी वजह से उनके पति के निधन की वजह से अब उनको टिकट दिया गया बंतो कटारिया को। और दूसरा सिरसा से सुनीता दुग्गल जो कि अभी मौजूदा बीजेपी की सांसद थी उनका टिकट कट गया है और अशोक तंवर को उनकी जगह टिकट दिया गया है। अशोक तंवर हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में जब थे तो वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं सिरसा से। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल अभी 2 दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा सीएम पद से देना पड़ा और उसके बाद अब आज उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि शाम को जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से चौधरी धर्मवीर सिंह जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी से, वो 2014 में भी सांसद बने और 2019 में भी सांसद बने और इस बार तीसरी बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। और इसी तरह से गुड़गांव की सीट जो है वहां से राव इंद्रजीत सिंह यादव, इनको बीजेपी में ये आए थे 2013 में और 2014 में जब टिकट दिया गया था तो 2014 और 2019 दोनों में वहां से चुनाव जीते थे और दोनों बार जो है मोदी सरकार में ये मंत्री बने थे। और इसके पहले अगर कह सकते हैं तो राव इंद्रजीत जो है कांग्रेस पार्टी में जब थे तो लगातार वहां से सांसद रहे और वो कांग्रेस की यूपीए सरकार में भी मंत्री थे और बीजेपी में जब शामिल हुए तो लगातार 10 साल से वो वहां से सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं अभी मौजूदा सरकार में। इसके अलावा आप देखेंगे इनको तीसरी बार राव इंद्रजीत को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, ये भी 2014 में फरीदाबाद से चुनाव जीते थे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं और 2019 में भी इनको दोबारा टिकट दिया गया था, फिर भी जीते थे। इस बार तीसरी बार बीजेपी ने फिर से कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जताया है और कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार 2014 में भी मंत्री बने थे और 2019 में भी
वो मंत्री हैं। तो कह सकते हैं कि 6 उम्मीदवार जो है बीजेपी ने हरियाणा में फाइनल किए हैं। अभी 4 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया गया है। उसमें एक सीट आप कह सकते हैं रोहतक की सीट है, जिसके लिए अभी उम्मीदवार उन्होंने घोषित नहीं किया है। रोहतक के अलावा हिसार सीट है जिस पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। और इसी तरीके से सोनीपत सीट है, सोनीपत सीट पर भी जो है अभी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और कह सकते हैं कि जो इन उम्मीदवारों को अभी तक इन सीटों पर उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं, उसके पीछे की रणनीति हो सकती है कि कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस के उम्मीदवार किसी भी सीट पर नहीं है, तो अभी इन सीटों पर मंथन चल रहा है और देखना है कि क्या इन सीटों पर बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों को रिप्लेस करना चाहती है क्या, जिसकी वजह से इन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित होने में वक्त लग रहा है। जी सुजीत जी, जिस तरीके से पार्टी रणनीति बना रही है उससे एक तस्वीर तो साफ है कि पहले लोकसभा के रण के साथ साथ वो विधानसभा के रण को भी तैयार करती जा रही है। और पहले फोकस है ये है कि लोकसभा की सीटों को अपने पक्ष में किया जाए और 2019 का जो मैंडेट था उसको रिपीट किया जाए, एक बार फिर से बीजेपी के पाले में 10 की 10 सीटें डाली जाएं। बिल्कुल, ये अभी बीजेपी की जो रणनीति है वो लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा चुनाव है और बीजेपी के लिए अहम है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं उनको बदलकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। उसके पीछे लोकसभा चुनाव की रणनीति ही है, जो नए चेहरे दे रहे हैं, जो जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं, उन सब के पीछे और जो पुराने मुख्यमंत्री इनके रहे हैं उनके पीछे जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसको दूर करने की कोशिश है। यही वजह है कि आपने देखा होगा चाहे हरियाणा में भी बदलाव किया गया है, राजस्थान में भी जब सरकार बनी बीजेपी की तो वहाँ भी नया चेहरा सीएम के तौर पर दिया। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान थे, उनको भी रिप्लेस करके नया चेहरा दिया गया। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि रमन सिंह प्रबल दावेदार और कई बार वहाँ सीएम रहे बीजेपी से, लेकिन वहाँ पर भी नया तो कई राज्यों में बीजेपी ने जो है अपने सीएम फेस को बदला है। उसके पीछे लोकसभा चुनाव उनकी प्राथमिकता है और उसी के समीकरण के मद्देनजर इन राज्यों में बदलाव किए गए हैं ताकि लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन पार्टी कर सके। सुजीत जी, जिन 3 सीटों का आपने जिक्र किया, जिसमें रोहतक थी, आपने जिक्र किया सोनीपत का जिक्र किया, हिसार का जिक्र किया, क्या उन सीटों पर भी संभावना हो सकती है और किन नामों पर चर्चा हो सकती है? क्योंकि हिसार में कुलदीप बिश्नोई पर भी संभावित ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उन पर मोहर लग सकती है, उनको टिकट दिया जा सकता है। क्या उनके नामों पर भी शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है? किस तरह की रणनीति रह सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी कह सकते हैं कि जो हिसार की सीट है वहां पर आपने देखा होगा कि जेजेपी भी दावा कर रही थी और वो भी मांग रही थी और मौजूदा वहां से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह थे और उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में वहां नए समीकरण बन रहे हैं और हालांकि कुलदीप बिश्नोई जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके बेटे आदमपुर से वहां से एमएलए हैं, लेकिन अब देखना है कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा जताती है या कोई नया फेस वहां पर नए चेहरे को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं रोहतक में, तो रोहतक में अरविंद शर्मा जो बीजेपी के सांसद हैं, आपने देखा होगा कि वो लगातार जो है उनके 36 के आंकड़े भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दों पर रहे हैं और हरियाणा सरकार और उनके भी तनाव देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि रोहतक में भी चेहरा बदलने की सोच रही हो पार्टी। यही वजह है कि इस लिस्ट में उनका भी नाम नहीं आया है। और रोहतक में आप देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है और वहां से
दीपेंद्र हुड्डा लगातार सांसद रहे हैं और उसके पहले भूपेंद्र हुड्डा था, तो उस सीट को काफी चुनौतीपूर्ण है और यही वजह है कि हो सकता है अंतिम समय में वहां पर नाम फाइनल किया जाए सारे समीकरण को देखते हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी सीट जो सोनीपत की है, वो भी कह सकते हैं कि वहां पर जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं उनकी टिकट को लेकर भी लगातार संशय बना हुआ है और यही वजह है कि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। और ऐसा कह सकते हैं कि इस सीट पर भी कांग्रेस वहां पर पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े जरूर थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन सीट कहा जाता है कि ये इलाका भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ वाला है, तो वहां पर भी पार्टी सोच विचार के साथ ही कोई नया चेहरा या मौजूदा जो सांसद हैं, जैसा कि बार बार ये बातें आ रही कि कई ऐसे सांसद हैं जिनको टिकट कटनी है, तो अभी आज की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 सांसदों को, तो मौजूदा 3 सांसदों को रिपीट किया गया है और 2 सांसदों के टिकट कट गए हैं। तो इस तरीके से अभी देखना पड़ेगा। अब चौथी सीट जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र एक सीट चौथी बचती है, तो अभी कुरुक्षेत्र में भी किसको चेहरा बनाएंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र से जो मौजूदा बीजेपी सांसद हैं वो नायब सिंह सैनी हैं, वो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं और आज करनाल की जो विधानसभा सीट है वो पूर्व सीएम मनोहर लाल वहां से एमएलए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि इस सीट पर नायब सिंह सैनी जो है वो जो है इस सीट को देख रेख करेंगे अब उनकी अनुपस्थिति में। तो माना जा रहा है कि लोकसभा के साथ करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, और क्योंकि अगर नायब सिंह सैनी बिना एमएलए के अभी सीएम बनाए गए हैं, ऐसी स्थिति में अगर जो है वहां पर चुनाव नहीं वो लड़ते हैं एमएलए का, तो 11 सितंबर तक 6 महीने उनके हो जाएंगे और उसके बाद वहां पर चुनाव कराना पड़ेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है कि वो करनाल में उपचुनाव होगा, तो अगर नायब सिंह सैनी वहां से लड़ते हैं उपचुनाव तो कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है वहां पर भी हो सकता है, और वहां पर भी तय है कि कोई नया चेहरा चुनाव लड़े।